हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल। मेरी आवाज़ आ रही है आप लोगों को? गुड मॉर्निंग मैम। यस मैम। स्टडी करेंगे आपके पास। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा टैक्सोनॉमिकल। तो बेसिकली जो आज का हमारा टॉपिक है वो है टैक्सोनॉमिकल एज। ठीक है। अब बेसिकली हमने क्या स्टार्ट किया था, टैक्सोनॉमिक स्टार्ट किया था। ठीक है। अब टैक्सोनॉमी के बारे में जब हमने स्टडी करा तो उसके बाद हमें पता लगा कि हमें नेमिंग करने के लिए क्या चाहिए, कुछ रूल्स चाहिए, कोई हायरार्की होनी चाहिए। ठीक है। तो हमें जो बेसिकली क्या करे, हेल्प करे किसी भी ऑर्गेनिज्म को नेमिंग करने में, उनको क्या बोल देंगे हम, टैक्सोनॉमिकल एड्स बोल देंगे। ठीक है। एड का सिंपल मतलब होता है आपके पास हेल्प। ठीक है। तो बेसिकली टैक्सोनॉमी में जो आपको हेल्प करे उसको क्या बोल देंगे हम, टैक्सोनॉमी एड बोल देंगे, टैक्सोनॉमिकल एड बोल देंगे। ठीक है। अब यहाँ पे फर्स्ट है आपके पास हर्बेरियम। सबने आपके पास, मेरे को लगता है सबको आइडिया होगा हर्बेरियम के बारे में। तो बेसिकली हर्बेरियम इज अ स्टोर हाउस ऑफ कलेक्टेड प्लांट्स, specimens that are dried, pressed and preserved on a sheet। ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे देखो आपको शीट दिख रही है। ठीक है। बेसिकली आपके पास हर्बेरियम क्या होता है, जहां पे आप क्या करते हो, आपके पास स्टोर हाउस होता है जहां पे आप किसी भी प्लांट स्पेसिमेन को ड्राई करके, प्रेस करके प्रिजर्व करते हो, उसको हम क्या बोल देते हैं, उसको हम बोलते हैं हर्बेरियम। क्लियर है? ठीक है। अब जो आपके पास फर्दर दीज शीट्स आर अरेंज टू अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सल एक्सेप्टेड सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। ठीक है। और जो ये जो सीट्स होती हैं वो ऐसे अरेंज की जाती हैं जैसे आपके पास सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंग। दीज स्पेसिमेन अलोंग विद देयर डिस्क्रिप्शन ऑन हर्बेरियम शीट बिकम अ स्टोर हाउस ऑफ द रिपोजिटरी फॉर अ फ्यूचर यूज। ठीक है। और इन्हीं को हम क्या करते हैं, फ्यूचर में यूज करते हैं। क्लियर है? अब बेसिकली आपके पास जो हर्बेरियम शीट है, मैम आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। सभी को ब्रेक हो रही है? यस मैम। वैसे क्लियर नहीं होती मैम, जैसे केमिस्ट्री क्लास में होती है। यस मैम, साउंड बहुत कम होती है, धीरे धीरे आती है। जो आपके पास हर्बेरियम है, अब क्लियर है थोड़ा? यस मैम, साउंड आ रही? आ रही है मैम। तो बेसिकली हमने क्या स्टडी किया, जो आपके पास हर्बेरियम है वो क्या है, स्टोर हाउस है जहां पे हम क्या कर सकते हैं, किसी भी स्पेसिमन को प्रिजर्व करके, ड्राई करके रख सकते हैं। ठीक है। अब हमारे पास जो इम्पोर्टेंट है इसमें, वो हमें क्या पता होना चाहिए कि जो आपके पास हर्बेरियम शीट है, ठीक है, उसके डायमेंशंस हमें पता होने चाहिए। तो बेसिकली आपके पास जो हर्बेरियम शीट है उसका जो डायमेंशन साइज है वो है आपके पास 42 इंटू 29 सेंटीमीटर, और इंचेस में इट इज 16.5 इंटू 11.5 इंचेस। ठीक है। तो ये हमारे पास क्या रहेगा, स्टैंडर्ड साइज रहेगा हर्बेरियम शीट का। ठीक है। वहीं पे अगर मैं बात करूं आपके पास लार्जेस्ट हर्बेरियम इन इंडिया, तो आपके पास जो लार्जेस्ट हर्बेरियम है वो है सेंट्रल नेशनल हर्बेरियम, जो कहाँ पे प्रेजेंट है, जो आपके पास कोलकाता में प्रेजेंट है। CNH।
सेंट्रल नेशनल हर्बेरियम, जो कहाँ पर प्रेजेंट है, कोलकाता में प्रेजेंट है। अब बेसिकली आपके पास जो हर्बेरियम है उसमें देखो, मैं आपको सिर्फ यहाँ पे जो साइड में लिखवाती हूँ वो आपके पास इंपॉर्टेंट चीजें लिखवा रही हूँ, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। सेकंड चीज आपको ये पता होनी चाहिए, अब देखो आपके पास हर्बेरियम क्या है, आपके पास बेसिकली ड्राई सीड पे प्लांट स्पेसिमेन को प्रिजर्व किया जा रहा है, उसको हमने क्या बोल दिया, हर्बेरियम बोल दिया। तो यहाँ पे अब देखो आपके पास ये जो प्लांट है उसमें क्या हो सकता है, कोई भी पेस्टिसाइड इसको इन्फेक्ट कर सकता है, ठीक है। तो जो पेस्टिसाइड यूज किया जाता है, ठीक है, पेस्ट को किल करने के लिए, पेस्टिसाइड यूज्ड in the preparation and preservation of herbarium sheet, ठीक है। तो बेसिकली हर्बेरियम शीट के लिए जो हम क्या करते हैं, पेस्टिसाइड यूज करते हैं, वो है मर्क्यूरिक एसिड, ठीक है, उसका नाम है मर्क्यूरिक एसिड, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, मर्क्यूरिक क्लोराइड बोल देते हैं, जिसका फॉर्मूला है आपके पास, सॉरी, HgCl2, और इसका फॉर्मूला है हमारे पास HgCl2। तो ये आपको चीजें इसमें पता होनी चाहिए। साथ में आपको जब भी आपके पास जो भी हर्बेरियम शीट होती है उस पे क्या लिखा होता है, ठीक है, उस पे मेंशन होता है आपके पास डेट ऑफ कलेक्शन, ठीक है, उस प्लांट का कॉमन नेम, साइंटिफिक नेम, ठीक है। इसके अलावा वहां पे मेंशन होता है आपके पास लोकेशन जहां से उसको कलेक्ट किया गया है, ठीक है, जिस लोकेशन या लोकेशन ऑफ कलेक्टेड स्पेसिमेन, और जिसने कलेक्ट किया है उसका नाम, ठीक है, यहाँ पे होता है कलेक्टर्स ने, जिसने कलेक्ट किया है। यही सारी चीजें सिर्फ आपके पास कहाँ पे प्रेजेंट होती हैं, यही सारी चीजें हर्बेरियम में प्रेजेंट होती हैं, जो हर्बेरियम शीट होती है, इसके अलावा कोई चीज वहां पे मेंशन नहीं होती, ठीक है। डेट ऑफ कलेक्शन, कॉमन नेम, साइंटिफिक नेम, लोकेशन जहां से उसको कलेक्ट किया है, और कलेक्टर नेम किसने कलेक्ट किया है, ठीक है। और जो आपके पास हर्बेरियम है, ठीक है, द हर्बेरियम शीट ऑल्सो कैरी अ लेबल प्रोवाइडिंग द इंफॉर्मेशन अबाउट द डेट एंड प्लेस ऑफ कलेक्शन, कब कलेक्ट किया गया है, ठीक है, प्लेस कहाँ से कलेक्ट किया है, इंग्लिश, लोकल एंड बोटेनिकल नेम, ठीक है, जो इसका कॉमन नेम है, ठीक है, इंग्लिश नेम है और बोटेनिकल नेम है, ठीक है, फैमिली और कलेक्टर्स नेम, ठीक है। और बेसिकली जो कलेक्टर्स नेम है वहां पे मेंशन होता है। हर्बेरियम ऑल्सो रेफर एज अ क्विक रेफरल सिस्टम, ठीक है। तो बेसिकली हर्बेरियम को क्या यूज किया जाता है, क्विक रेफरल सिस्टम यूज किया जाता है। जैसे ही आपको कोई स्पेसिमेन मिलता है तो आप क्या कर सकते हो, हर्बेरियम में जाके आपके जो स्पेसिमेन है उसको मैच करवा सकते हो कि क्या ये किसी अदर स्पेसिमेन के साथ रिजेंबल कर रहा है या नहीं कर रहा है, क्लियर है। उसके बाद नेक्स्ट मैं आपके पास बात करती हूँ, नेक्स्ट मैं बात करती हूँ आपके पास बोटेनिकल गार्डन की। जो आपके पास बोटेनिकल गार्डन होते हैं वो क्या होते हैं, दीज आर स्पेशलाइज्ड गार्डन हैव अ कलेक्शन ऑफ लिविंग प्लांट और रेफरेंस, ठीक है। हर्बेरियम की बात करें तो यहाँ पे बेसिकली क्या है, आपके पास जो प्लांट है उसको डेड है, ठीक है, डेड और डेड प्लांट है जिसको हमने क्या किया है, ड्राई किया है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास नॉन लिविंग, बेसिकली जो लिविंग क्रिएचर है वो डाइड फॉर्म में मिलेगा आपको, ठीक है, और यहाँ पे जो लिविंग क्रिएचर है वो आपको लाइव फॉर्म में मिलेगा, ठीक है। प्लांट स्पीसीज इन दीज गार्डन्स आर ग्रोन फॉर आइडेंटिफिकेशन पर्पस, ठीक है, और बेसिकली जो कलेक्टर्स नेम है वो क्या होते हैं, दीज आर स्पेशलाइज्ड गार्डन हैव अ कलेक्शन ऑफ लिविंग प्लांट और रेफरेंस, ठीक है। जो आपके पास बोटेनिकल गार्डन होते हैं वो क्या होते हैं, दीज आर स्पेशलाइज्ड गार्डन हैव अ कलेक्शन ऑफ लिविंग प्लांट और रेफरेंस, ठीक है। और जिसने कलेक्ट किया है उसको
purpose, and each plant is labeled identically by botanical name, scientific name, and its family. ठीक है, तो वहाँ पे क्या लिखा होता है, जैसे आपने देखा होगा बोटेनिकल गार्डन में देखे गए होंगे आपको, तो वहाँ पे क्या होता है, कोई भी प्लांट होता है उसके सामने ऐसे टैग लगा होता है, ठीक है, जहाँ पे उसका बेसिकली बोटेनिकल नेम लिखा होता है, बोटेनिकल नेम या साइंटिफिक नेम बोल सकते हैं उसको, ठीक है, साथ में क्या लिखा होता है, किस फैमिली से वो बिलोंग करता है वो लिखा होता है, ठीक है, और यहाँ पे कॉमन नेम भी लिखा होता है, ठीक है, इंग्लिश में जो उसको बोला जाता है, ठीक है, तो ये आपके पास क्या बताते हैं, बोटेनिकल गार्डन बताते हैं, ठीक है। द फेमस बोटेनिकल गार्डन आर एट क्यू इंग्लैंड, ठीक है, और इंडियन बोटेनिकल गार्डन, ठीक है, हवारा इंडिया एट अ नेशनल बोटेनिकल रिसर्च, ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि जो आपके पास बोटेनिकल गार्डन है, जो लार्जेस्ट बोटेनिकल गार्डन है, तो यहाँ पे लिखवा देती हूँ मैं, यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, बोटेनिकल गार्डन, ठीक है, तो बोटेनिकल गार्डन में यहाँ पे मैं बात करती हूँ आपके पास लार्जेस्ट किसमें, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट बोटेनिकल गार्डन, ठीक है, जो वर्ल्ड का लार्जेस्ट बोटेनिकल गार्डन है उसको बोला जाता है रॉयल बोटेनिकल गार्डन, रॉयल बोटेनिकल गार्डन, ठीक है, और ये जो रॉयल बोटेनिकल गार्डन है वो कहाँ पे प्रेजेंट है, क्यों, लंदन, ठीक है, और फिर आप सिंपली क्या लिख सकते हो उसको, इंग्लैंड, ठीक है, और ये आपके पास अराउंड फॉर्म हुआ था 1840 में, ठीक है। उसके बाद अगर मैं इंडिया की बात करूं, इंडिया लार्जेस्ट बोटेनिकल गार्डन, ठीक है, लखनऊ में मैम ये किसकी बात करते हो आप, इंडियाज लार्जेस्ट बोटेनिकल गार्डन। जो आपके पास इंडिया लार्जेस्ट बोटेनिकल गार्डन है वो आपके पास हावड़ा में है, जो आपके पास बेसिकली, और देखो यहाँ पे अगर हम बात करें तो वो कोलकाता में है, ठीक है, ये प्लेस का नाम है, क्या प्लेस है ये? होवरा, ओबरा। OWRAH, तो यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, देखो ये जो आपके पास बोटेनिकल गार्डन है इसको आचार्य जगदीश चंद्र बोस इंडियन बोटेनिकल गार्डन भी बोला जाता है, ठीक है, और पहले इसको सिंपल बोटेनिकल गार्डन भी बोला जाता था, ठीक है, ये आपके पास है इंडियन बोटेनिकल गार्डन, ठीक है, और इसका नाम है आपके पास आचार्य जगदीश चंद्र बोस गार्डन, ठीक है, सिंपल गार्डन, तो ये आपके पास सिंपल इसको इंडियन बोटेनिकल गार्डन भी बोला जाता है, रॉयल बोटेनिकल गार्डन आपके पास कहाँ पे हो गया, क्यू इंग्लैंड में हो गया, ठीक है। अब ये जो आपके पास लोकेशन की बात करें तो ये लोकेटेड है साहिबपुर, ठीक है, साहिबपुर, ये विलेज का नाम है, होवरा, कोलकाता में, कोलकाता, ठीक है, यहाँ पे ये लोकेटेड, ये मैम आपने इसका हर्बेरियम जो है वो कोलकाता में है या वो फिर लखनऊ में? हाँ जी, हम बेसिकली बात कर रहे थे आपके पास बोटेनिकल गार्डन की, ठीक है, तो आपको आई होप क्लियर हुआ होगा, वर्ल्ड लार्जेस्ट बोटेनिकल गार्डन और इंडियाज लार्जेस्ट बोटेनिकल गार्डन, ठीक है,
उसके बाद आपके पास अगर मैं बात करूं बोटेनिकल गार्डन्स में ही, ठीक है, जो आपके पास नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट है, ठीक है, ये आपके पास लार्जेस्ट गार्डन है। नेक्स्ट मैं बात करती हूँ नेशनल की, इंडिया का जो है, ठीक है, नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो जो नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट है वो प्रेजेंट है लखनऊ। इंडिया। क्लियर है? तो मेनली आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो अगर बोटेनिकल गार्डन से हो तो आपके पास जो लार्जेस्ट बोटेनिकल गार्डन है इसमें देखा होगा आपने, इसमें क्वेश्चन आता है इसके ऊपर, ठीक है। तो आपको इंडिया का पता होना चाहिए, ठीक है, आपको बेसिकली ये पता होना चाहिए, और इसको रॉयल बोटेनिकल जो आपके पास गार्डन है और इंडियन बोटेनिकल गार्डन, इन दोनों का आपको पता होना चाहिए। क्लियर है? तो बेसिकली बोटेनिकल गार्डन क्या बताता है आपके पास, बोटेनिकल गार्डन आपको नॉलेज देता है किसी भी आपके पास कोई भी आपके पास प्लांट स्पेसिमन है तो आप अगर आपके पास लाइव स्पेसिमन है तो आप क्या कर सकते हो, बेसिकली बोटेनिकल गार्डन्स में जाके आप बोटेनिकल जो आपके पास प्लांट्स हैं उनके बारे में स्टडी भी कर सकते हो, इनको रिसर्च पर्पसेस के लिए भी बनाया जाता है, और अगर आपको कोई न्यू प्लांट है तो आप रिसर्च फील्ड में भी इसका जो आपके पास बोटेनिकल गार्डन्स हैं उनका यूज कर सकते हो। नेक्स्ट हम बात करते हैं म्यूजियम की। तीनों क्लियर है आपको? बोटेनिकल गार्डन पढ़ा भी हमने और हर्बेरियम, ठीक है, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं म्यूजियम की। तो बेसिकली म्यूजियम क्या है आपके पास, बायोलॉजिकल म्यूजियम आर जनरली सेटअप ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट सच एज द कॉलेज, schools, etc. Museum have collection of preserved plant and animal specimen for the study and reference, ठीक है। म्यूजियम में हम किसका यूज करते हैं, प्रिजर्व्ड प्लांट्स और एनिमल्स का यूज करते हैं, किसके लिए, स्टडी के लिए और रेफरेंसेस के लिए, ठीक है। स्पेसिमेन आर प्रिजर्व्ड इन कंटेनर और इन जार प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशन, ठीक है। और प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशन कौन सा होता है, जैसे आपने लैब में देखा होगा, ठीक है, जैसे आपने बेसिकली जो आपने स्टडी करी होगी तो प्लस 1 प्लस 2 में भी आपने देखा होगा, कॉलेज में भी देखा होगा कि जो आपके पास कोई भी, फॉर एग्जांपल आपके पास कोई भी ऑर्गेनिज्म है उसको कैसे जार में होता था और उसमें क्या होता था, एक फ्लूइड होता था, ठीक है, प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशन होता था, ठीक है। बेसिकली इनको जो प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशन है उसमें प्रिजर्व किया जाता था, और प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशन किसका बना होता है, क्या होता है उसमें, बेसिकली फॉर्मेल्डिहाइड होता है, ठीक है। तो बेसिकली आपके पास जो स्पेसिमेन है उनको प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशन में, जैसे फॉर्मेल्डिहाइड हो गया, उसमें प्रिजर्व किया जाता है, ठीक है, जैसे यहाँ पे बताया हुआ है, जैसे सी हॉर्स है आपने देखा होगा, और नीचे आपने देखा होगा कि उनमें क्या होती है, ऐसे लेबलिंग लगी होती है, उनका नाम, ठीक है, साइंटिफिक नेम और कॉमन नेम, ठीक है, इंग्लिश में उनको क्या बोलते हैं और जो साइंटिफिक नेम है, और कई बार उनमें मेंशन होती है फैमिली, ठीक है। तो ये आपने देखा होगा स्पेसिमेन, ठीक है। प्लांट एंड एनिमल स्पेसिमेंस में आल्सो बी प्रिजर्व्ड इन ड्राई स्पेसिमेन, ठीक है। इंसेक्ट आर प्रिजर्व्ड इन इंसेक्ट बॉक्स, ठीक है। तो बेसिकली आपने एक एक्टिविटी भी करी होगी, आपको दिया भी होगा, ठीक है, कि आपके पास क्या होता है, जो इंसेक्ट बॉक्स है, ठीक है, उसको फॉर्म करना होता है। तो इंसेक्ट बॉक्स में हम कैसे बनाते हैं, बेसिकली जो आपके पास इंसेक्ट बॉक्स होता है उसमें क्या करते हैं हम, कोई भी आपके पास इंसेक्ट है उसको हम बेसिकली मारते हैं, ठीक है, उसके बाद उसमें क्या करते हैं, पिन इंसर्ट करते हैं और इंसेक्ट बॉक्स में उसको लगा देते हैं, ठीक है, और उसके साइड में हम क्या लिखते हैं, उसके पास उसका जो साइंटिफिक नेम होता है उसको मेंशन कर देते हैं, ठीक है। तो ये चीजें आपने देखी होंगी, ठीक है। तो बेसिकली जो इंसेक्ट बॉक्स है उसमें किलिंग एंड पिनिंग मेथड का यूज किया जाता है, ठीक है। इंसेक्ट्स आर प्रिजर्व इन इंसेक्ट बॉक्सेस आफ्टर कलेक्टिंग, किलिंग एंड पिनिंग, ठीक है, तो उनको पिन किया जाता है। लार्जर एनिमल्स लाइक बर्ड्स एंड मैमल्स आर यूजुअली स्टफ्ड। अब आपने देखा होगा कि आपकी जो लैब होती है उसमें क्या होता है, जो लार्जर एनिमल्स हैं या लार्जर बर्ड्स हैं उनको उनको क्या किया जाता है, बेसिकली उनको जब वो उनको कलेक्ट किया गया, ठीक है, फिर उनको मारा गया, किल किया गया, उसके बाद उनसे क्या निकाला गया, जितने भी इंटरनल ऑर्गन थे उनको बाहर निकाल दिया और उनमें क्या भर दी जाती थी, कोई भी कॉटन वगैरह भर दी जाती थी, ठीक है। उस मेथड को हम बोलते हैं स्टफ्ड, ठीक है। तो जो एनिमल्स होते हैं उनको स्टफ्ड करके प्रिजर्व किया जाता है, ठीक है। ऑर्गन को, जो उनके ऑर्गन्स होते हैं उनको इंटरनल स्टडी एंडोटमी में यूज कर लिया जाता है, और जो आपके पास स्पेसिमन होता है उसको प्रिजर्व
प्रिजर्व बेसिकली उसका जो स्ट्रक्चर होता है उसको ऐसे ही प्रिजर्व किया जाता है स्टफ्ड मैनर। तो ये आपने नोटिस किया होगा जैसे ये दिख रहा है, ठीक है। तो इनको बेसिकली ऐसे प्रिजर्व किया जाता है, ठीक है। और जैसे आपने स्केलेटन देखा होगा, ठीक है, तो ये आपके पास कैसे होते हैं, ये आपके पास म्यूजियम में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब मैं म्यूजियम की बात कर लूँ तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ। यहाँ हम बात कर रहे हैं म्यूजियम, ठीक है। यहाँ पे हम बात करते हैं, फर्स्ट में बात करती हूँ आपके पास लार्जेस्ट एंड ओल्डेस्ट म्यूजियम। वो है आपके पास इंडियन म्यूजियम जो कोलकाता में ही प्रेजेंट है। और एक आपके पास मेरे को जहां से लगता है क्वेश्चन आ सकता है आपके पास, जो यूगीन भारत जो आपके पास म्यूजियम है, मैं आपके पास बात कर रही हूँ यूगीन भारत म्यूजियम, ठीक है। ये आपके पास वर्ल्ड लार्जेस्ट म्यूजियम है, ठीक है, जो अभी कंस्ट्रक्शन में है, ठीक है। जब इसकी कंस्ट्रक्शन हो जाएगी तो ये क्या बन जाएगा, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट म्यूजियम, ठीक है। और ये कहाँ बन रहा है आपके पास, इसकी जो कंस्ट्रक्शन चल रही है वो कहाँ चल रही है, न्यू दिल्ली में, ठीक है। तो अभी ये कंस्ट्रक्शन वर्क पे है, ठीक है। तो बेसिकली इसका जो स्ट्रक्चर है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये बहुत बड़ा म्यूजियम है, तो ये क्या बन जाएगा, बाद में आपके पास जो वर्ल्ड है उसका लार्जेस्ट म्यूजियम बन जाएगा, ठीक है। अगर मैं ऐसे नॉर्मल अभी जो प्रेजेंट आपके पास वर्ल्ड लार्जेस्ट म्यूजियम है उसकी बात करूं, ये आपके पास फ्यूचर की बात हो रही है, जो ये क्योंकि ये कंस्ट्रक्शन पे चला है, काम हो रहा है इसका, ठीक है। अगर वर्ल्ड लार्जेस्ट म्यूजियम की बात करें, ठीक है, तो जो हमारे पास वर्ल्ड लार्जेस्ट म्यूजियम है, ठीक है, वो प्रेजेंट है पेरिस में, ठीक है, लोवियर म्यूजियम, जो कहाँ पे है, इन पेरिस, ठीक है, फ्रांस। क्लियर है? तो मेन आपको मैंने बता दिया, इसके अलावा अगर आप कुछ और जानना चाहते हैं तो आप देख सकते हो। क्लियर है इतना? उसके बाद मैं नेक्स्ट बात करती हूँ आपके पास जूलॉजिकल पार्क की, ठीक है। आपको पता ही है जूलॉजिकल पार्क में जो आपके पास लिविंग ऑर्गेनिज्म है वही होते हैं, सबने आपने देखा भी होगा, घूमने जाते हैं तब भी जूलॉजिकल पार्क आपने देखे होंगे। दीज आर द प्लेसेस वेयर वाइल्ड एनिमल आर केप्ट इन अ प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट अंडर ह्यूमन केयर एंड विच अनेबल अस टू लर्न अबाउट देयर फूड हैबिट्स एंड बिहेवियर, ठीक है। तो उनको हम क्या बोल देते हैं, जूलॉजिकल पार्क्स बोल देते हैं, ठीक है। All animals in zoo are provided as far as possible the conditions, ठीक है। तो बेसिकली जो इनको नीडेड है वो क्या करवाई जाती है, प्रोवाइड करवाई जाती है zoo में, ठीक है। यहाँ पे नेक्स्ट में अगर आपको थोड़ा सा बता दूं, ठीक है, बात कर रहे हैं किसकी, जूलॉजिकल पार्क, ठीक है। जो आपके पास जूलॉजिकल पार्क है वहां पे बेसिकली क्या कर सकते हैं हम, जो आपके पास ऑर्गेनिज्म है और जो आपके पास जूलॉजिकल पार्क है वो किसका एग्जाम्पल भी है, एक्स सिटू कंजर्वेशन का एग्जाम्पल भी है। तो यहीं पे बता देती हूँ मैं आपको, ठीक है। तो कई बार आपके पास क्वेश्चन आ जाता है which of the following is not a ex situ conservation, ठीक है, इन situ और ex situ conservation, ठीक है, आपने सुना होगा ये चीज, ठीक है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको ये भी बता देती हूँ आपको, जो आपके पास एक्स सिटू कंजर्वेशन होती है उसमें क्या करते हैं हम, द प्रिजर्वेशन ऑफ स्पीसीज आउटसाइड ऑफ देयर नेचुरल हैबिटेट, ठीक है। जैसे मेरे पास कोई टाइगर है, ठीक है, अब टाइगर के जो स्पीसीज है वो एक्सटिंक्ट होने वाली है, उसका हैबिटेट एक्सटिंक्ट हो गया है, तो मैं क्या करूँगी, जो आपके पास मेरे पास जो टाइगर है या कोई भी लाइन है तो उसको मैं क्या ले आऊंगी, उसका जो नेचुरल हैबिटेट है, मान लो इसका जो नेचुरल हैबिटेट
मतलब ये फॉरेस्ट है, मान लो मैंने लिख दिया सिंपल फॉरेस्ट, ठीक है। तो मैं इसको नेचुरल, ये इसका क्या था, नेचुरल हैबिटेट था, ठीक है। अब मैं इसको क्या करूंगी, नेचुरल हैबिटेट से लेके आऊंगी, ठीक है, कहाँ पे, यहाँ पे, ठीक है। तो ये आपके पास मान लो ये मेरे पास जू है, ठीक है। तो जू में लेके आऊंगी इसको, मतलब नेचुरल हैबिटेट से जब मैं कहाँ पे ले आ रही हूँ उसको, प्रिजर्व एरिया में ले आ रही हूँ, ठीक है। किसके लिए, प्रिजर्वेशन ऑफ स्पीसीज, ताकि मैं क्या कर सकूँ, इसकी जो स्पीसीज है उसकी प्रिजर्वेशन कर सकूँ, ठीक है। प्रिजर्वेशन ऑफ स्पीसीज के लिए मैं क्या कर रही हूँ, इसको इसकी जो नेचुरल हैबिटेट है उसे बाहर ले जाके इसको अलग एरिया में क्या कर रही हूँ, प्रिजर्व कर रही हूँ, ठीक है। तो इसको हम क्या बोल देते हैं, इसको हम बोल देते हैं एक्सिटू कंजर्वेशन, ठीक है। तो आपके पास जूलॉजिकल पार्क एक्सिटू कंजर्वेशन का एग्जांपल है आपके पास, ठीक है। जितने भी आपके पास जूलॉजिकल पार्क पार्क है, बोटेनिकल गार्डन है, ठीक है। आपके पास सीड बैंक है, एक्सेट्रा। ये आपके पास किस में आते हैं, ये आपके पास आते हैं एक्सिटू कंजर्वेशन, ठीक है। जैसे सीड बैंक हो गया, जीन बैंक हो गया, क्रायो प्रिजर्वेशन हो गया, ठीक है। ये किस में आते हैं, एक्सिटू कंजर्वेशन, क्रायो प्रिजर्वेशन, ठीक है। तो कई बार आपके पास क्वेश्चन आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सिटू कंजर्वेशन, तो आपको पता होना चाहिए जो क्रायो प्रिजर्वेशन है, ठीक है। क्रायो प्रिजर्वेशन का मतलब क्या है, जब आप किसी भी ऑर्गेनिज्म को क्या कर रहे हो, लो टेम्परेचर पे ट्रीट करवा के उसको प्रिजर्व कर रहे हो, -196 डिग्री सेल्सियस पे उसको क्या किया जा रहा है, रख के उसको प्रिजर्व किया जा रहा है इन लिक्विड नाइट्रोजन, लिक्विड नाइट्रोजन। तो इसको हम क्या बोल देते हैं, इसको हम बोल देते हैं क्रायो प्रिजर्वेशन, ठीक है। वहीं पे देखो, अगर मैं इन सिटू कंजर्वेशन की बात करूं, तो इन सिटू कंजर्वेशन क्या है, द वन, अब जो उनकी साइट है, ठीक है, ऑन साइट प्रोटेक्शन ऑफ स्पीसीज विद इन देयर नेचुरल हैबिटेट, ठीक है। अगर मैं किसी भी स्पीसीज को उसके नेचुरल हैबिटेट में प्रिजर्व कर रही हूँ तो वो है आपके पास इन सिटू कंजर्वेशन। तो यहाँ पे बता देते हैं थोड़ा सा, तो इन सिटू कंजर्वेशन में क्या करते हैं हम, species या organism preserved in their preserved in their natural habitat, ठीक है। जब मैं उसके उसी के नेचुरल हैबिटेट में उसको प्रिजर्व कर रही हूँ तो वो क्या है मेरे पास, इन सिटू कंजर्वेशन है, ठीक है। और जो मेरे पास एक्सिटू कंजर्वेशन है उसमें क्या कर रही हूँ मैं, जो नेचुरल हैबिटेट है वहां से लेके कहीं और उसको प्रिजर्व कर रही हूँ, तो आर्टिफिशियली जो मैंने एरिया बनाया है वहां पर प्रिजर्व कर रही हूँ, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, उसको हम बोलते हैं एक्सिटू कंजर्वेशन, ठीक है। और इन सिटू कंजर्वेशन के एग्जांपल्स भी आपने याद रखने हैं, ठीक है। तो इन सिटू कंजर्वेशन में आते हैं आपके पास नेशनल पार्क, ठीक है। इसमें आता है आपके पास वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हो गया, बायोस्फीयर रिजर्व हो गया, बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है। स्केयर्ड ग्रुप हो गया, स्केयर्ड ग्रुप, एक्सेट्रा। तो ये किस में आएंगे आपके पास, इन सिटू कंजर्वेशन में आएंगे, ठीक है। आई होप आपको क्लियर है इन सिटू और एक्स सिटू कंजर्वेशन, ठीक है। एक क्वेश्चन आपका इनसे भी बनता है, ठीक है। तो बेसिकली हम यहाँ पे मेनली जो बात कर रहे थे वो कर रहे थे जूलॉजिकल पार्क की, ठीक है। तो जूलॉजिकल पार्क आपके पास किसका एग्जाम्पल भी है, इट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ द एक्स सिटू कंजर्वेशन, ठीक है। अब जो आपके पास जूलॉजिकल पार्क है, ठीक है, वहां पे हम क्या कर रहे हैं, एनिमल्स को प्रिजर्व कर रहे हैं, यहाँ पे मैं आपको लिखवा देती हूँ ओल्डेस्ट जूलॉजिकल पार्क, ठीक है। ये है हमारे पास एलिपोर जूलॉजिकल गार्डन, ठीक है। और ये भी कहाँ पे है, कोलकाता में, ठीक है। और ये बना था आपके पास 1876, ठीक है। वहीं पे अगर मैं बात करूँ लार्जेस्ट जूलॉजिकल पार्क की, ठीक है, तो वो है हमारे पास एरिकनार
अन्ना जूलॉजिकल पार्क, एरिकनार अन्ना जूलॉजिकल पार्क, ठीक है। और ये कहाँ पे सिचुएटेड है? ये सिचुएटेड है चेन्नई में। और एक आपसे पूछा जाता है जो रिवाल्सर मिनी जू, ठीक है, जो आपके पास रिवाल्सर मिनी जू जूलॉजिकल पार्क है, वो हिमाचल प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट में है? ठीक है, तो यहाँ पे लिख देती हूँ मैं। रिवाल्सर नाम से पता लग जाएगा वैसे तो आपको। मंडी में मैम। ठीक है, तो आपने याद रखना है रिवाल्सर जू पार्क, ठीक है, या इसको रिवाल्सर मिनी पार्क भी बोल देते हैं, ठीक है। और ये कहाँ पे है? मंडी डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है, नाम से पता लग रहा है। इसके अलावा मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ, जो आपके पास एक क्वेश्चन आपके पास ये भी आता है कि आपके पास जो एशियाज लार्जेस्ट फॉसिल पार्क, एशिया का एशियाज लार्जेस्ट फॉसिल पार्क, तो ये हमारे इंडिया में ही प्रेजेंट है और इसका नाम है शिवालिक फॉसिल पार्क या सुकेती फॉसिल पार्क, तो शिवालिक फॉसिल पार्क, इसको क्या बोल देते हैं? सुकेती फॉसिल पार्क भी बोल देते हैं, फॉसिल पार्क, ठीक है। और ये कहाँ पे है? कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? ये है आपके पास सिरमौर, सिरमौर डिस्ट्रिक्ट, किसकी बात हो रही है? हिमाचल प्रदेश की, ठीक है। तो ये आपको कुछ चीजें हैं जो आपको याद होनी चाहिए, ठीक है, थोड़ा बहुत पता होना चाहिए इनके बारे में। क्लियर है इतना? यस मैम। उसके बाद में देखो जूलॉजिकल पार्क, मतलब मैंने जो आपको चीजें बताई वो इम्पोर्टेंट है, वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी पेपर में पूछी गई, ठीक है। तो ये हमें बेसिक से इन्फॉर्मेशन ज्यादा नहीं है इसमें, ओल्डेस्ट लार्जेस्ट यही चीजें हैं, ठीक है, तो ये हमें थोड़ा सा पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद जो हमारे पास लास्ट जो टूल है वो है की, ठीक है। की क्या होता है? बेसिकली द की आर बेस्ड ऑन द कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर जनरली इन अ पेयर कॉल्ड अ डबलेट, ठीक है। तो बेसिकली जो की होती है उसमें क्या होता है, जो आपके पास यहाँ पे की भी होती है, ये आपके पास बेसिकली क्या बताती है? आपके पास इसमें डबलेट स्टेटमेंट होती है, ठीक है। कोई भी चीज है, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ, मैंने फर्स्ट करेक्टर ले लिया, मेरे पास जो प्लांट था वो ग्रीन कलर का था मान लो, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने बात कर ली कलर की, जो मेरे को कोई भी ऑर्गेनिज्म या कोई भी स्पीसीज मिली है, कोई भी स्पेसिमेन मिला है, उसका कलर कैसा है? ग्रीन है, ठीक है, या तो कलर है या नहीं है, ठीक है। फर्स्ट क्या हो जाएगा? मान लो यहाँ पे मैं ग्रीन कलर की बात कर रही हूँ, ग्रीन कलर, ठीक है, या फिर नो कलर, ठीक है। तो दो स्टेटमेंट्स ये क्या चलेगा? जो आपके पास की होती है वो कैसे चलती है? कपलेट में चलती है। कपलेट का मतलब क्या होता है? इसमें टू स्टेटमेंट्स होती है, ठीक है। अगर यहाँ पे मैं फाइंड आउट करूंगी कि अगर मेरे स्पेसिमेन में क्या है, ग्रीन कलर है, तो मैं क्या कर दूंगी? यस, ठीक है। तो मैं इसके बाद मेरे पास नेक्स्ट दो लीड आएंगी, ठीक है, कि जो ग्रीन कलर है तो क्या है ये, इसमें जो थैलोफिटिक, मतलब जो आपके पास थैलोफिटिक बॉडी है, या फिर आपके पास स्टेम, रूट्स और जो आपके पास लीफ है उसकी प्रॉपर डिफरेंशिएशन है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर थैलोफाइट होगा, ठीक है, दो स्टेटमेंट्स आएंगे मेरे को फिर से, ठीक है, मतलब जो देयर इज अ नो डिफरेंशिएशन बिटवीन रूट, स्टेम एंड लीफ, ठीक है। थैलोफाइट में क्या होता है? आपके पास नो डिफरेंशिएशन, यहाँ पे स्टेम, लीफ और रूट में कोई डिफरेंशिएशन नहीं है, या तो क्या होगा? डिफरेंशिएशन बिटवीन स्टेम, रूट एंड लीफ, ठीक है। तो ये जो स्टेटमेंट्स होती हैं इनको हम बोलते हैं लीड, ठीक है। तो देखो जैसे मुझे पता लगा इसका ग्रीन कलर है, तो ये मेरे को क्या मिल गया? अब लीड मिल गई, ठीक है। इन स्टेटमेंट्स को बोला जाता है लीड्स।
ठीक है, अब ये लीड क्या बता रही है मेरे को, नेक्स्ट 2 स्टेटमेंट्स आएंगी जो मेरे को बताएंगे कि थैलोफिटिक बॉडी है या नॉर्मल बॉडी है। फिर मान लो कैसी है, नॉर्मल बॉडी है, ठीक है, तो ये मेरे पास नो हो जाएगा और ये मेरे पास क्या हो जाएगा, यस हो जाएगा। इसके आगे मुझे 2 और स्टेटमेंट्स मिलेंगी जो लीड की तरह काम करेंगी। समझ आ गई बात है? इसी को हम क्या बोल देते हैं, की बोल देते हैं। इट रिप्रेजेंट द चॉइस मेड बिटवीन 2 अपोजिट ऑप्शंस। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जो हमारा स्पेसिमेन होगा उसके अकॉर्डिंग जो हमारी की होगी, ठीक है, उसको फॉलो करते जाएंगे। ठीक है, दिस रिजल्ट इन एक्सेप्टेंस ऑफ ओनली वन एंड रिजेक्शन ऑफ अदर। तो हम क्या करेंगे, एक को हम क्या कर रहे थे, यस कर रहे थे, और दूसरे को हम क्या कर दे रहे थे, नो। ठीक है, तो एक हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, रिजेक्ट कर रहे हैं। ईच स्टेटमेंट इन द की इज कॉल्ड लीड। ठीक है, तो आपके पास जो क्वेश्चन आता है वो आता है कि आपके पास लीड क्या होता है, और जो आपके पास की होती है वो कैसी होती है, तो वो होती है कपलेट, और जो स्टेटमेंट होती है उसको क्या बोला जाता है, लीड बोला जाता है। बस आपको इतनी सी बात याद रखनी है। सेपरेट टेक्सोनोमिक कीज are required for each taxonomic category such as family, genus, species or for identification purpose। ठीक है, तो ऐसे आपके पास क्या होगा, डिफरेंट लिस्ट बनी होगी कीज में। ठीक है, जिसमें आपके पास डिफरेंट कैरेक्टर्स के बारे में बताया होगा। ठीक है, जो हमें क्या करेगा, किसी भी स्पेसिमेन को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करेगा। क्लियर है? तो ये था हमारे पास, और लास्ट है आपके पास अदर टैक्सोनॉमिकल एड्स। ठीक है, जैसे आपके पास फ्लोरा है, ठीक है, कंटेन द एक्चुअल अकाउंट ऑफ हैबिटेट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट ऑफ गिवन एरिया। ठीक है, फ्लोरा क्या होता है, जो हमें क्या बताता है, एक्चुअल अकाउंट बताता है किसी भी हैबिटेट या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट किसी एरिया में। ठीक है, दिस प्रोवाइड द इंडेक्स ऑफ द प्लांट स्पीसीज, ठीक है, फाउंड इन अ पर्टिकुलर एरिया। ठीक है, तो जब हमें किसी पर्टिकुलर एरिया की बात कर रहे हो, जैसे मैं अपने रीजन की बात करूंगी, तो यहाँ पे कितने प्लांट्स हैं, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, क्या उनकी हैबिटेट है, उसको मैं क्या बोल दूंगी, फ्लोरा बोल दूंगी। नेक्स्ट है मैनुअल, प्रोवाइड इंफॉर्मेशन फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ नेम ऑफ स्पीसीज फाउंड इन एन एरिया। ठीक है, जो हमें किसकी इंफॉर्मेशन बताता है कि मेरे एरिया में कितनी जो स्पीसीज हैं उनकी जो आइडेंटिफिकेशन हो चुकी है और उनके बारे में इंफॉर्मेशन प्रेजेंट है, वो कहाँ पे पता चलता है, हमने मैनुअल में। और जो आपके पास मोनोग्राफ है, ठीक है, मोनोग्राफ हमें क्या बताता है, बेसिकली जो हमारे पास मोनोग्राफ होता है वो हमें बताता है प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ऑफ एनी वन टैक्सॉन। जब मुझे सिर्फ मोनो मतलब सिंगल, ठीक है, जब मुझे किसी सिंगल टैक्सॉन के बारे में जानना हो तो मैं किसकी बात करूंगी, तब मैं वहां पे बात करूंगी किसकी, मोनोग्राफ। उसके बाद है कैटलॉग, अ लिस्ट ऑफ ऑल स्पीसीज ऑर्गेनाइज्ड इन सम वे। ठीक है, तो बेसिकली जो आपके पास कैटलॉग है वो क्या है, लिस्ट है आपके पास, रजिस्टर है ऑल स्पीसीज ऑफ फाउंड इन अ पर्टिकुलर एरिया ऑफ प्रेजेंटेड इन अल्फाबेटिक ऑर्डर। ठीक है, जब हम कैटलॉग की बात करेंगे तो ये भी क्या बता रहा है हमें, लिस्ट बताएगा, लिस्ट ऑफ ऑल स्पीसीज। ठीक है, लिखा है इधर। ठीक है, लिस्ट ऑफ ऑल स्पीसीज बट इन कैसा, ऑर्गेनाइज्ड वे। ऑर्गेनाइज्ड वे का मतलब क्या है, वो अल्फाबेटिकली ऑर्गेनाइज्ड होंगे पूरी तरह से। ठीक है, पहले एक के बारे में फिर दूसरे के बारे में अल्फाबेटिकली ऑर्गेनाइज होंगे, और किसी भी पर्टिकुलर एरिया के बारे में ये बताता है। ठीक है, तो ये आपके पास सिंपल आपको पता होना चाहिए टर्म्स का, कि कौन किसके बारे में नॉलेज देता है आपको। ठीक है, तो आई होप जितना हमने किया आपको क्लियर हुआ होगा। अगर उसमें कोई डाउट है तो आप मेरे से पूछ सकते हो। क्लियर है? यस मैम, यस क्लियर है। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको थोड़ा सा बोला था कि मैं आपको एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के बारे में बताऊंगी। ठीक है, एक्टोमेम्ब्रेन और एंडोमेम्ब्रेन। ठीक है, देखो जो आपके पास एंडोमेम्ब्रेन है और जो एक्टोमेम्ब्रेन है, ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको आज एंडोमेम्ब्रेन के बारे में बता देती हूँ, क्योंकि छोटा सा टॉपिक है वो हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे ऊपर बताती हूँ क्योंकि फिर ये शेयर नहीं हो पाएगी, तो यहाँ पे लिख देती हूँ। यहाँ पे हम बात करते हैं एंडोमेम्ब्रेन की। एंडोमेम्ब्रेन, ठीक है, देखो हमारे पास जो सेल है, ठीक है, उसी के अंडर पढ़ते हैं हम। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दिया मैंने। ठीक है, सेलुलर बायोलॉजी है
उसी के हम अंडर पढ़ते हैं इसको। जो आपके पास सेलुलर बायोलॉजी है उसमें हम सेल के जितने भी आपके पास स्ट्रक्चर एंड फंक्शन है उनके बारे में स्टडी करते हैं। इसको हमने डिवाइड किया है 2 कैटेगरीज में, एक है आपके पास एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम और एक होता है आपके पास एक्टोमेम्ब्रेन सिस्टम, ठीक है। तो बेसिकली जो आपके पास एक्टोमेम्ब्रेन है, ठीक है, एक्टोमेम्ब्रेन में हम स्टडी करते हैं। हाँ जी, बोल रहे हो कुछ आप? जो एक्टोमेम्ब्रेन है उसमें हम स्टडी करते हैं बेसिकली प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में, ठीक है। जितनी भी आपके पास ऑर्गेनेलीज हैं, जितनी भी आपके पास सेल है, उसके बाहर की जो बाउंड्री है, ठीक है, हमारी जो सेल है उसके बाहर की जो बाउंड्री है उसको हम क्या बोल देते हैं? उसको हम बोल देते हैं सेल या मेम्ब्रेन, या फिर क्या बोल देते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, तो जो हम आपके पास जो सेल मेम्ब्रेन में, हाँ जी, हेलो, मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? Yes, ma'am. आप लोग बोल रहे हो कुछ या फिर? नहीं, किसी का ना माइक ऑन ऑफ होता है बार-बार। ओके ओके। तो जो आपके पास एक्टोमेम्ब्रेन है उसमें हम बेसिकली किसके बारे में स्टडी करेंगे? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में स्टडी करेंगे। और जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है, इसके इसके बीच में हम बेसिकली डिफरेंट जो आपके पास मॉडल्स हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के मॉडल हैं, उनके बारे में स्टडी करते हैं, ठीक है। इसको हम कल थोड़ा सा देख लेंगे। आज हम बात करते हैं एंडोमेम्ब्रेन की, ठीक है, क्योंकि एंडोमेम्ब्रेन का जो टॉपिक है वो आपको ऑलरेडी आता होगा, ठीक है, मतलब इसको आइडिया होगा, बस आपको सिर्फ इतना सा पता होना चाहिए कि इसको एंडोमेम्ब्रेन बोला जाता है, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या है? ये मेरे पास सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गई, ठीक है। तो यहाँ पे शॉर्ट में लिख दिया मैंने, चलो पूरा लिख देती हूँ। ये मेरे पास सेल मेम्ब्रेन या किसको बोल देती हूँ मैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। तो जो मेरे पास सेल मेम्ब्रेन है, अब देखो, जो आपके पास सेल मेम्ब्रेन होती है वो बनी होती है प्रोटीन और लिपिड की। इसके बारे में कल हम डिटेल में बात करेंगे, ठीक है। प्रोटीन प्लस लिपिड की बनी होती है, ठीक है। तो यहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, अब देखो वहीं पे मैं बात करूँ तो सेल के अंदर क्या होगा? एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो मान लो ये मैंने बना दिया न्यूक्लियस, ठीक है। अब जो न्यूक्लियर एनवलप है, न्यूक्लियस भी कैसा होता है आपके पास? डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। और जो ये न्यूक्लियस का एनवलप है, ठीक है, ये भी किसका बना होगा? न्यूक्लियर एनवलप या न्यूक्लियर जो मेम्ब्रेन होगी, ठीक है, वो भी किसकी बनी होगी? प्रोटीन प्लस लिपिड्स की बनी होगी। मतलब ये बता रहा है जो एक्टोमेम्ब्रेन है, ठीक है, एक्टोमेम्ब्रेन क्या बताती है? जितनी भी बाउंड्री लाइन है, ठीक है, आपके पास जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसको क्या बोला जाता है? बाउंड्री लाइन, ठीक है। जो क्या करती है आपके पास जो एक्स्ट्रा सेलुलर मटेरियल है, ठीक है, जो सेल के बाहर मटेरियल है उसको हम बोलते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर मटेरियल या फ्लूइड, ठीक है। और जो आपके पास सेल के अंदर है उसको हम बोल देते हैं इंट्रासेलुलर फ्लूइड। जो क्या कर रही है? एक्स्ट्रा सेलुलर और इंट्रासेलुलर फ्लूइड को सेपरेट करने का काम कर रही है, ठीक है। यहाँ पे जैसे न्यूक्लियस का एनवलप हो गया तो इसकी क्या हो गई है? एक्टोमेम्ब्रेन, बाहर की मेम्ब्रेन होगी। तो ये क्या करेगी? न्यूक्लियस का जो अंदर का मटेरियल है और जो बाहर का मटेरियल है उसको सेपरेट करने में हेल्प करेगी। तो ये जो मेम्ब्रेन होगी वो सभी ऑर्गेनेलिज्म में प्रेजेंट होती है, ठीक है। जबकि मैं बात करूँ आपके पास एंडोमेम्ब्रेन की, ठीक है, तो जो हमारे पास एंडोमेम्ब्रेन है, एंडोमेम्ब्रेन के में आपके पास वो सेल ऑर्गेनेलीज आएंगी, जो क्या कर रही है? एंडोमेम्ब्रेन में वो आपके पास ऑर्गेनेलीज आएंगी जो कोऑर्डिनेट कर रही है इसके साथ, कि जिनके फंक्शन में क्या है? कोऑर्डिनेशन है, जो जिनका फंक्शन एक दूसरे से कोरिलेट करता है उनको हम क्या बोल देते हैं? एंडोमेम्ब्रेन बोलते हैं, ठीक है। और एंडोमेम्ब्रेन में आता है आपके पास, जैसे मेरे पास क्या आ गया? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। ये आ गया मेरे पास गोल्गी एपरेटस, ठीक है। अब जो गोल्गी एपरेटस है वो आगे चल के गोल्गी एपरेटस से ही हमें क्या बनता है? यहाँ पे किसी और कलर में बना देती हूँ, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास जो गोल्गी एपरेटस है वो पैकेजिंग के फॉर्म में वेसिकल्स बना देता है, ठीक है। और यहाँ पे तो बेसिकली जो एंडोमेम्ब्रेन है वो क्या इंक्लूड करती है? एंडोमेम्ब्रेन में आता है आपके पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। एक आता है आपके पास गोल्गी कॉम्प्लेक्स, ठीक है। दूसरा जो आपके पास एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम इंक्लूड करता है वो करता है लाइसोसोम, ठीक है। और आपके पास जो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम है उसमें आता है वैक्यूल, ठीक है। तो ये जो आपके पास चार जो सेल ऑर्गेनेलीज हैं वो किस में आती हैं? एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में आती हैं।
और इन चारों का फंक्शन क्या करता है, एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करता है, ठीक है। मतलब जो एंडोमेम्ब्रेन होगी वो जो आपके पास मटेरियल बनाएगी वो आगे इसको ट्रांसपोर्ट करेगी गोल्गी कॉम्प्लेक्स को, गोल्गी कॉम्प्लेक्स उस मटेरियल को बेसिकली मॉडिफाइड करके और पैक करके किसके फॉर्म में, लाइसोसोम और वेसिकल्स के फॉर्म में क्या करेगा, भेज देगा, ठीक है। और वहीं पे प्लांट्स में भी ये सेम फंक्शन परफॉर्म करेगा, ठीक है। तो ये जो 4 सेल ऑर्गेनली हैं इनमें बेसिकली क्या चलता है, एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करके ये काम करती है सेल के अंदर, इसीलिए इनको कहाँ पे इंक्लूड किया जाता है, इसीलिए इनको इंक्लूड किया जाता है एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में। पहले बताओ, इतनी बात क्लियर हुई, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में हम क्या क्या स्टडी करेंगे, ठीक है। और देखो इसके अलावा भी हमारी जो सेल है उसमें क्या होती है, डिफरेंट सेल ऑर्गेनलीज होती है, जैसे आपके पास माइटोकॉन्ड्रिया है, क्लोरोप्लास्ट है, ठीक है। तो ये जो सेल ऑर्गेनली है वो आपके पास एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में इंक्लूड नहीं होती है, क्यों, क्योंकि इनका जो अपना एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है, ठीक है। ये आपके पास किसी के साथ कोऑर्डिनेट करके नहीं चल रही है, ठीक है। जैसे आपके पास माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल, तो उसने उसका जो काम है वो खुद कर रहा है, ठीक है। वो ऐसा नहीं कोऑर्डिनेट करके, मतलब आधा मटेरियल वो बना रहा है उसको मॉडिफाई कोई और कर रहा है, नहीं, ठीक है। तो वो अपना पूरा फंक्शन खुद परफॉर्म करता है, वो किसी के साथ कोऑर्डिनेट नहीं कर रहा है, तो वो आपके पास एंडोमेम्ब्रेन में नहीं आएगा, समझ आया। तो आपके पास एक क्वेश्चन यही बन जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन द एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, ठीक है। तो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में आपको याद रखना है कौन कौन सी चीजें हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कॉम्प्लेक्स, ठीक है, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम एंड वैक्यूल, ठीक है। जबकि जो आपके पास माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट और पेरोक्सिसोम है, उनका जो फंक्शन है वो कोऑर्डिनेट नहीं करता है, इसलिए वो कहाँ पे नहीं आती है, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में नहीं आते हैं, समझ आया। यस मैम। Yes, ma'am. फर्स्ट है हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो जो आपके पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, एंडो मतलब अंदर, ठीक है, सेल के अंदर, रेटिकुलम मतलब नेटवर्क लाइक, ठीक है। सेल के अंदर जो नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर है इसको हमने क्या बोल दिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोल दिया, ठीक है। अब ये जो आपके पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो क्या कर रहा है, दो आपके पास जो आपका साइटोप्लाज्म है उसके कंपार्टमेंट कर रहा है, उसको डिवाइड कर दे रहा है। एक है आपके पास ल्यूमिनल, ठीक है, इनर ल्यूमिनल मतलब जो अंदर वाला है ल्यूमिनल कंपार्टमेंट, ठीक है, और एक है एक्स्ट्रा ल्यूमिनल, ठीक है। ये क्या बना दिया इसने, ल्यूमन बना दिया, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे हम, जो ल्यूमिनल कंपार्टमेंट, ठीक है, और बाहर का क्या हो गया, साइटोप्लाज्मिक या एक्स्ट्रा ल्यूमिनल कंपार्टमेंट, ठीक है। आपको क्लियर हुआ होगा, ठीक है। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसके बारे में बताया था आपके पास पोर्टर ने, ठीक है। और जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, तो यहाँ पे मैं सिर्फ ऐसे बना रही हूँ, तो ये मेरे पास क्या हो गया, ये मेरे पास न्यूक्लियस हो गया, मान लो ये मेरे पास न्यूक्लियस है, ठीक है। अब न्यूक्लियस क्या होता है, आपके पास डबल मेम्ब्रेन होता है, तो इसका जो आपके पास न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन होती है उसके पास भी क्या होता है, ऐसे जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो कोऑर्डिनेट करता है उसके साथ, ठीक है। ये मेरे पास हो गया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो इसका जो अंदर है उसको हम बोलते हैं ल्यूमिनल कंपार्टमेंट, ठीक है। और जो बाहर वाला जो साइटोप्लाज्मिक एरिया होगा उसको हम बोलेंगे एक्स्ट्रा ल्यूमिनल कंपार्टमेंट, ठीक है। अब जो आपके पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उसमें क्या होता है, कहीं पे ऐसे राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, कुछ एरिया में, और कुछ एरिया में राइबोसोम नहीं होते हैं। तो ये चीज आपको पता ही होगी, ठीक है, कि जो आपके पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो 2 टाइप का होता है, ठीक है। अब देखो जो 2 टाइप का होगा वो किसके बेसिस पे होगा, बेसिकली जहाँ पे राइबोसोम है, ठीक है, जहाँ पे राइबोसोम प्रेजेंट है, ठीक है। अगर एंडोप्लाज्मिक के सरफेस के ऊपर राइबोसोम प्रेजेंट है तो वो क्या सरफेस एरिया बनाएगा, वो वहां पे जो सरफेस एरिया होगा वो रफ होगा, इसीलिए उसको क्या बोल देते हैं हम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या RER, ठीक है। जबकि जहाँ पे राइबोसोम अब्सेंट होगा वहां पे जो एरिया होगा वो स्मूथ होगा, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, SER, ठीक है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या SER। अब देखो जहाँ पे राइबोसोम है, ठीक है, राइबोसोम को बोला जाता है प्रोटीन फैक्ट्री, तो यहाँ पे लिख दिया मैंने, ठीक है। राइबोसोम को क्या बोलते हैं हम कॉमनली, प्रोटीन फैक्ट्री, ठीक है। तो जहां पे प्रोटीन फैक्ट्री है वो क्या काम करेगी, प्रोटीन बनाने का ही काम करेगी। तो जहां पे राइबोसोम प्रेजेंट है वो किसमें हेल्प करेगा, प्रोटीन सिंथेसिस में, ठीक है। तो रफ एंडोप्लाज्मिक किसमें हेल्प करता है, प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है। साथ में इसके पास क्या होता है, राइबोसोम के साथ साथ RNA भी होता है, ठीक है। तो जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है। दूसरा, जितने भी आपके पास प्रोटीन हार्मोन, प्रोटीन सिक्रेशन में हेल्प करता है, ठीक है, सिक्रेशन में हेल्प करता है।
और जितने भी आपके पास प्रोटीन हार्मोन होते हैं वो किसकी फॉर्मेशन से बने होते हैं, राइबोसोम और आरएनए की फॉर्मेशन से बने होते हैं, ठीक है, मतलब वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बने होते हैं, ठीक है। वहीं पे अगर मैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करूं तो ये किसकी सिंथेसिस करेगा, लिपिड फॉर्मेशन करेगा, ये लिपिड फॉर्मेशन या लिपिड सिंथेसिस में हेल्प करता है। दूसरा, जितने भी आपके पास स्टेरॉइड हार्मोन होंगे, ठीक है, स्टेरॉइड हार्मोन कैसे होते हैं, लिपिड हार्मोन, ठीक है। तो लिपिड हार्मोन्स की जो सिक्रीशन होती है, फॉर्मेशन होती है, वो कौन करता है आपके पास, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और थर्ड, ये किस में हेल्प करता है, डिटॉक्सिफिकेशन में हेल्प करता है, ठीक है, मटेरियल को बाहर निकालने में आपके पास जो टिश्यू है या सेल है उसको डिटॉक्सिफाई करने में हेल्प करता है, ठीक है। तो बेसिकली जो आपके पास न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस से जो कोई मटेरियल आ रहा है उसको बेसिकली कौन सेव करेगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। और जो न्यूक्लियस, जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो किसके साथ कोऑर्डिनेट करता है, वो आपके पास न्यूक्लियर की जो आउटर मेम्ब्रेन है उसके साथ कोऑर्डिनेट करता है, ठीक है। दूसरा आपने याद रखना है कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसका क्या फंक्शन है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल, ठीक है, मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करने का काम कर रहा है। जो आपके पास जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ठीक है, वो 2 टाइप का है, स्मूथ और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्लियर है। तो इसमें से आपका क्लियर हो जाएगा आई होप। उसके बाद नेक्स्ट मैं बात करती हूँ आपके पास, वो है यहाँ, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास देखो, यहाँ पे मेरे पास न्यूक्लियस था, यहाँ पे मेरे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम था, ठीक है, तो यहाँ पे छोटा सा बना दिया मैंने। यहाँ पे मेरे पास नेक्स्ट आ गया वो है गोल्गी कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो मेरे पास जो गोल्गी कॉम्प्लेक्स है वो कुछ ऐसे है, तो ये मेरे पास गोल्गी अपरेटस या कॉम्प्लेक्स कुछ भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है। अब जो गोल्गी अपरेटस है, गोल्गी कॉम्प्लेक्स है, उसके बारे में किसने बताया है, उसके बारे में बताया है कैमिलियो गोल्गी, गोल्गी ने, ठीक है, अराउंड 1890, ठीक है। तो बेसिकली इन्होंने, अब देखो यहाँ पे जो आपको, तो आपके पास गोल्गी अपरेटस है वो क्या है आपके पास, ये कंसिस्ट करता है आपके पास फ्लैट डिस्क शेप, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, जो मैनी फ्लैट डिस्क शेप सिस्टर्ने प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है इनको क्या बोल देते हैं हम, सिस्टर्ने बोल देते हैं, ठीक है। तो कई बार आपके पास यही क्वेश्चन आ जाता है कि जो सिस्टर्ने है, सिस्टर्ने इज द स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द, तो किसका स्ट्रक्चर है वो, राइबोसोम का, और जो सॉरी गोल्गी कॉम्प्लेक्स का, और जो आपके पास क्रिस्टा है, ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना इन दोनों में, ठीक है। एक आपके पास वर्ड होता है क्रिस्टा, ठीक है। क्रिस्टा इनफोल्डिंग होती है, जो कहाँ पे प्रेजेंट होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है। जो माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन होती है ना, उसको हम क्या बोल देते हैं, क्रिस्टा बोल देते हैं। ये जो फोल्डिंग होती है इसको बोलते हैं क्रिस्टा, ठीक है। और सिस्टर्ने क्या आपके पास, ट्यूबुलर डिस्क शेप स्ट्रक्चर है, इसको हमने क्या बोल दिया, ये जो स्ट्रक्चर है इसको हमने क्या बोल दिया, सिस्टर्ने बोल, ठीक है। अब बेसिकली जो हमारे पास गोल्गी कॉम्प्लेक्स है, इसमें ये चीज इंपॉर्टेंट है और आपने ये याद रखनी है कि इसमें क्या होता है, 2 फेजेस होते हैं, ठीक है। एक फेज, अब देखो यहाँ पे जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है जो ये मटेरियल बना रहा है, ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने क्या किया, कोई मटेरियल फॉर्म किया, ठीक है। अब ये मटेरियल कहाँ पे जाएगा, ये कोऑर्डिनेट करेगा, मैंने क्या बोला, ये जो सारे फंक्शन है, ठीक है, जो आपके पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गोल्गी कॉम्प्लेक्स है, ये एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करके काम कर रहे हैं, ठीक है, एक दूसरे के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, मतलब, ठीक है। अब इसने कोई चीज बनाई, ठीक है, अब ये कहाँ पे जाएगी, ये जाएगी गोल्गी अपरेटस के पास, ठीक है। जो गोल्गी कॉम्प्लेक्स है, अगर मैं फंक्शन की बात करूं, तो जो हमारे पास गोल्गी कॉम्प्लेक्स होता है वो मटेरियल को, जो मटेरियल आ रहा है, ठीक है, ये मटेरियल को मटेरियल मॉडिफिकेशन एंड पैकेजिंग में हेल्प करता है, ठीक है। किसी भी मटेरियल को मॉडिफाई करना या पैक करना, ये काम किसका है, गोल्गी कॉम्प्लेक्स है, गोल्गी अपरेटस का है, ठीक है। अब यहाँ से आपके पास क्या वो मटेरियल आया, तो जो आपके पास गोल्गी कॉम्प्लेक्स है इसके 2 फेज होते हैं, ठीक है, एक ये वाला फेज, ठीक है, और एक नीचे वाला फेज, ठीक है। तो ये जो ऊपर वाला फेज होता है, मैं नीचे बनाती हूँ, मैं इसको यहाँ पे बना रही हूँ, ठीक है। तो मैं एक ही स्ट्रक्चर बना रही हूँ यहाँ पे, तो ये जो ऊपर वाला फेज है एक, ठीक है, और एक नीचे वाला है, ठीक है। तो जो ऊपर वाला फेज है इसको हम बोलते हैं फॉर्मिंग फेज,
ठीक है। इसको और क्या बोलते हैं, सिस फेस, ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं हम, और इसको बोला जाता है शेप के अकॉर्डिंग कन्वेक्स, ठीक है। बेसिकली जो आपके पास सिस फेस होता है वो कैसा होता है, कन्वेक्स आपकी तरह दिखता है, इसलिए इसको कन्वेक्स फेस, फॉर्मिंग फेस और सिस फेस बोला जाता है, ठीक है, फेस। और जो नीचे वाला है, ठीक है, देखो यहाँ पे, इसको याद करने का सिंपल तरीका है, जब भी आपने डायग्राम बनाना है, ठीक है, कभी भी आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो तो ऐसे डायग्राम बनाओ कि आपको ये जो स्ट्रक्चर है वो ऐसे दिखे, केव की तरह दिखे, ठीक है, केव मतलब गुफा, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो फेज होता है नीचे वाला, इसको हम बोलते हैं कनकेव, ठीक है, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, कनकेव। तो आपको क्वेश्चन आ जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग फेज इज कन्वेक्स और कनकेव, ठीक है, शेप के बेसिस पे आ जाता है। और इसी कनकेव को हम क्या बोल देते हैं, इसको और बोल देते हैं हम ट्रांस फेज, ठीक है, ट्रांस फेज। और इसको बोला जाता है आपके पास मैच्योरिंग फेज। ठीक है, और इसको बोलते हैं मैच्योरिंग फेज, ठीक है। तो दो फेज आपको पता होने चाहिए जहां से आपको गोल्गी apparatus में क्वेश्चन आता है, ठीक है, यहीं से मेन क्वेश्चन आता है, ठीक है। फॉर्मिंग फेज पता होना चाहिए आपको, सिस फेज, ठीक है। फॉर्मिंग फेज को सिस फेज, कन्वेक्स फेज भी बोला जाता है, और जो कनकेव है उसको ट्रांस फेज और मैच्योरिंग फेज भी बोला जाता है, ठीक है। और दूसरी चीज आपने याद रखनी है कि जो आपके पास फॉर्मिंग फेज है, ठीक है, जो मटेरियल, जो फॉर्मिंग फेज है वो किससे मटेरियल को रिसीव करेगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, ठीक है। तो यहाँ से जो मटेरियल आएगा कौन से फेज, कौन सा फेज रिसीव करेगा उसको, ये रिसीव करेगा फॉर्मिंग फेज, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा, गोल्गी apparatus के अंदर, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इसने क्या क्या रिसीव किया, इसने रिसीव किया मान लो ग्लूकोज या ग्लाइकोजन रिसीव किया, ठीक है। अभी ये क्या कर रहा है, इसमें प्रोटीन लगा रहा है, ठीक है, मॉडिफिकेशन, मॉडिफाई कर रहा है इसको प्रोटीन में, तो क्या बना देगा, ये ग्लाइको प्रोटीन बना देगा, ठीक है। या फिर लिपिड लगा रहा है तो क्या बना देगा, ग्लाइकोलिपिड की फॉर्मेशन कर रहा है, ठीक है। तो बेसिकली आपके पास भी जो गोल्गी कॉम्प्लेक्स है वो किस में हेल्प कर रहा है, मॉडिफिकेशन, मटेरियल को ये क्या करेगा, मॉडिफाई कर देगा, ठीक है। अब जब आपके पास मटेरियल मॉडिफाई हो गया तो ये मटेरियल कौन से फेज से रिलीज होगा, ये ट्रांस फेज से रिलीज हो जाएगा, ठीक है। और किस फॉर्म में रिलीज होता है, वेसिकल्स की फॉर्म में। तो ये जो आपके पास मटेरियल है, पैक्ड मटेरियल, ठीक है, जो कौन से फेज से रिलीज हुआ है, मैच्योरिंग फेज, ट्रांस फेज या कनकेव फेज से रिलीज हुआ है, इसको हम बोल देते हैं वेसिकल्स, इसको हम क्या बोल देते हैं, इसको हम बोल देते हैं वेसिकल्स। इतना क्लियर है आप लोगों को? यस मैम। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में आपने एक चीज और याद रखनी है, देखो यहाँ पे जो आपके पास, मैंने आपको एक चीज बताई, जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो प्रोटीन बना रहा है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिपिड बना रहा है। तो आपने याद रखना है, कई बार आपको क्वेश्चन आ जाते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेली इज रिजेंबल विद द सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। ऐसी सेल ऑर्गेनेल के बारे में बताना है जो केमिकली कंपोज, जो उसकी कंपोजिशन है वो सेम सिमिलर किसके है, सेल मेम्ब्रेन के सिमिलर है, तो कौन सी आपके पास, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। क्योंकि ये भी बेसिकली मेजरली आपके पास किसके सिंथेसिस कर रही है, प्रोटीन और लिपिड की सिंथेसिस कर रही है। और जो आपके पास सेल मेम्ब्रेन होती है उसके पास भी मेजरली आपके पास क्या प्रेजेंट होता है, प्रोटीन और लिपिड ही प्रेजेंट होता है, क्लियर है। उसके बाद मैं नेक्स्ट आपको बताती हूँ, नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं आपके पास लाइसोसोम, ठीक है। अब ये जो वेसिकल्स बने, ठीक है, तो एक क्वेश्चन आपके पास ये भी आता है कि लाइसोसोम आर ओरिजिनेटेड फ्रॉम, ठीक है। तो लाइसोसोम कहाँ से, ये जो वेसिकल्स बने, लाइसोसोम क्या है, वेसिकुलर स्ट्रक्चर है, ये वेसिकल ही है, ठीक है, वेसिकुलर स्ट्रक्चर जो कहाँ से बना है, फॉर्म्ड फ्रॉम गोल्गी apparatus, फॉर्म्ड फ्रॉम गोल्गी apparatus या कॉम्प्लेक्स, कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो जो वेसिकुलर स्ट्रक्चर है वो किससे बना है, ये आपके पास गोल्गी कॉम्प्लेक्स से ही बना है, और ये आपके पास क्वेश्चन आता है, तो ये आपके पास इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ओरिजिन ऑफ लाइसोसोम इज द गोल्गी apparatus या गोल्गी कॉम्प्लेक्स, ठीक है। अब बेसिकली जो आपके पास लाइसोसोम होते हैं, इनके बारे में बताया था डुवे ने, DUVE, ठीक है, कुछ और भी प्रोनाउंस कर सकते हो, ठीक है, CD डुवे, कब बताया था, इन 1955 में बताया था, ठीक है। अब बेसिकली जो आपके पास लाइसोसोम है वो क्या है, वेसिकुलर स्ट्रक्चर है जो किसकी
पैकेजिंग का रिजल्ट है, इट इज द रिजल्ट ऑफ गोल्गी कॉम्प्लेक्स पैकेजिंग। ठीक है, तो हमने क्या बोला, जो गोल्गी कॉम्प्लेक्स है वो क्या कर रही है, ऐसे वेसिकल्स बना रही है, अपने मटेरियल को पैक कर रही है, किस फॉर्म में, वेसिकल्स के फॉर्म में। उसमें से ही एक वेसिकल आपके पास क्या है, लाइसोसोम है। ठीक है, तो आपके पास लाइसोसोम क्या है, एक मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, मतलब इसके बाहर क्या प्रेजेंट है, मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, और इसके अंदर क्या है, प्रेजेंट फ्लूइड है। ठीक है, इसके अंदर क्या होते हैं, एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, जिनको हम बोलते हैं हाइड्रोलिटिक एंजाइम। ठीक है, तो इसके अंदर प्रेजेंट है हाइड्रोलिटिक, लिटिक होता है ब्रेक डाउन करना। ठीक है, एंजाइम। ठीक है, और आपने याद रखना है, ये बहुत आपको याद भी होगा, लाइसोसोम को और क्या बोलते हैं कॉमनली, सुसाइडल बैग। हाँ, ठीक है, सुसाइडल बैग। ठीक है, अब ये सुसाइडल बैग ना करके आपके पास क्वेश्चन आता है कि which of the following cell organelle is known as the housekeeper of the cell। ठीक है, या क्लीनर ऑफ द सेल। तो इसको अभी हम क्या बोल सकते हैं, ये किसकी तरह काम कर रही है, हाउसकीपर की तरह काम करती है, हाउसकीपिंग का काम। ठीक है, हाउसकीपर ऑफ द सेल भी बोला जाता है इसको। ठीक है, और क्लीनर ऑफ द सेल भी बोला जाता है। ठीक है, जो सेल की क्लीनिंग कर रही है। ठीक है, पहले आपके पास ये आता था सुसाइडल बैग। ठीक है, अब इन्हीं ने इसी टर्म को थोड़ा सा मॉडिफाइड कर दिया है। अब किसमें पूछते हैं, हाउसकीपर। ठीक है, हाउसकीपर कौन सा है सेल का, तो उसको हम क्या बोलते हैं, लाइसोसोम बोल देते हैं। अब यहाँ पे जो हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं, ठीक है, वो कौन कौन से होते हैं, इनको हम बोलते हैं हाइड्रोलेसिस। हाइड्रोलेसिस जैसे कि प्रोटीएस, प्रोटीएस हो गया। ठीक है, सेकंड हमारे पास कौन सा हो गया, जैसे जो कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करेगा उसको हम क्या बोलेंगे, कार्बोहाइड्रेस बोल देंगे, या फिर अमाइलेज बोल देते हैं इसको। ठीक है, अमाइलेज, प्रोटीएस, प्रोटीएस किसको डाइजेस्ट करेगा, ये प्रोटीन को, डाइजेस्ट प्रोटीन। ठीक है, ये क्या करेगा, कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करेगा। ठीक है, वैसे ही लाइपेज, लाइपेज क्या करेगा, लिपिड को डाइजेस्ट करेगा। और वैसे ही आपके पास न्यूक्लियस, न्यूक्लियस क्या करेगा, न्यूक्लिक एसिड को डाइजेस्ट करेगा। सिंपल क्या है आपके पास, मान लो मेरे पास कोई ऐसे वॉर्न आउट मटेरियल है। ठीक है, मान लो मेरे पास कोई वेस्ट सेल है, ये वॉर्न आउट है। ठीक है, मेरे को नहीं चाहिए मेरी सेल को, तो क्या करेगा, ये जो आपके पास लाइसोसोम होते हैं वो यहाँ पे आके इसको क्या कर लेंगे, डाइजेस्ट कर लेंगे, और बेसिकली या फिर इस पे क्या करेंगे, हाइड्रोलाइसिस रिलीज कर देंगे। अब ये जो हाइड्रोलाइसिस है, अब आपके पास, आपको पता है कोई भी सेल है या कोई भी मटेरियल है हमारी बॉडी में, वो किससे बना है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड और न्यूक्लिक एसिड, यही चीजें प्रेजेंट है हमारी बॉडी में। ठीक है, तो ये क्या कर लेगा, इन सारे मटेरियल को डाइजेस्ट कर लेगा और सेल को क्लीन रखने का काम करेगा। और एक चीज आपको याद रखनी है कि जो आपके पास हाइड्रोलाइसिस है वो कौन सी कंडीशन में काम करेंगे, तो ये सिर्फ आपके पास एसिडिक पीएच पे ही काम करते हैं, एक्टिव होते हैं इस पीएच पे। ठीक है, एक्टिव पीएच कौन सी होती है इनकी, एसिडिक। क्लियर है, और उसके बाद में आपके पास बात कर लेती हूँ लाइसोसोम, जो आपको मेन है इसमें वही बता रही हूँ मैं, सिंपल। ठीक है, और लास्ट है आपके पास, लाइसोसोम की बात हमने कर ली, लास्ट है हमारे पास वैक्यूल। ठीक है, तो जो हमारे पास वैक्यूल होता है, ठीक है, ये भी आपके पास कैसा है, मेम्ब्रेन बाउंड स्पेस है। ठीक है, अब आपके पास क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनेली इज लैक सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, विदाउट सेल मेम्ब्रेन, तो ऐसी आपके पास ऑर्गेनेली जो मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होती है, सेल ऑर्गेनेली विदाउट मेम्ब्रेन। ठीक है, तो आपके पास कौन सी सेल ऑर्गेनेली होती है, जो बिना मेम्ब्रेन के होती है, मतलब उसके बाहर कोई भी, जैसे हम क्या पढ़ रहे हैं, हर के बाहर क्या है, एक मेम्ब्रेन लगी हुई है, तो ऐसी सेल ऑर्गेनेली जिसके बाहर कोई मेम्ब्रेन नहीं होती है, उसको हम बोल देते हैं राइबोसोम। ठीक है, तो राइबोसोम आपके पास ऐसी सेल ऑर्गेनेली है जो सिर्फ ओनली ऑन, आपके पास क्या है, प्रोकैरियोटिक सेल में सिर्फ आपके पास राइबोसोम ही पाई जाती है और कोई सेल ऑर्गेनेली नहीं होती है। ठीक है, ये आपके पास यूकैरियोटिक सेल में भी पाई जाती है, बट ये ऐसी सेल ऑर्गेनेली है जिसके बाहर कोई मेम्ब्रेन नहीं है। ठीक है, वहीं पे अगर आपके पास डबल मेम्ब्रेन पूछे, तो डबल मेम्ब्रेन में आपके पास कौन कौन सी हो गया, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, क्लोरोप्लास्ट हो गया और न्यूक्लियस हो गया, ये कैसे हैं, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, विद डबल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो ये आपको पता ही है। ठीक है, प्लास्टिड, सिंपल मैंने लिख दिया यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया,
और लास्ट है हमारे पास वो है न्यूक्लियस। ठीक है, तो ये बेसिकली कैसे होते हैं हमारे पास मेम्ब्रेन होती है और जो मेम्ब्रेन बाउंड है, ठीक है, मेम्ब्रेन बाउंड मतलब सिंगल है, ठीक है, तो ये भी आपके पास मेम्ब्रेन बाउंड है। जिनके पास डबल मेम्ब्रेन है उनको भी हम क्या बोलेंगे, मेम्ब्रेन बाउंड बोलेंगे, और जिनके पास सिंगल मेम्ब्रेन है उनको भी हम मेम्ब्रेन बाउंड ही बोलेंगे। ठीक है, तो सिंपल आपके पास जो क्वेश्चन आता है उसके ऊपर आता है राइबोसोम विच ऑर्गेनेल इज नॉट मेम्ब्रेन बाउंड। ठीक है, ऐसी ऑर्गेनेल जो मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होती है वो होती है राइबोसोम। ठीक है, तो मेम्ब्रेन बाउंड जिनके पास सिंगल मेम्ब्रेन है तो कौन सा हो गया आपके पास, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, गोल्गी कॉम्प्लेक्स हो गया, ठीक है, लाइसोसोम हो गया, ठीक है, और वैक्यूल हो गया। ठीक है, तो ये आपके पास बेसिकली इनके पास क्या होती है, सिंगल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। कैसे स्ट्रक्चर होते हैं, मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होते हैं। ठीक है, तो ये मैंने बना दिया वैक्यूल। ठीक है, अब जो वैक्यूल है वो क्या हो सकता है, स्मॉल भी हो सकता है, वेसिकुलर स्ट्रक्चर है, स्मॉल भी हो सकता है और लार्ज भी हो सकता है। ठीक है, अगर मैं वैक्यूल की बात करूं किसमें, प्लांट सेल में। ठीक है, तो प्लांट सेल में जो वैक्यूल होता है वो काफी लार्ज होता है। ठीक है, तो मान लो ये मेरे पास प्लांट सेल है। ठीक है, अब हमें पता है प्लांट सेल के बाहर क्या होता है, प्लांट सेल में सेल वॉल प्रेजेंट होती है। ठीक है, अब ये इसका न्यूक्लियस है और ये मान लो इसका वैक्यूल है। ठीक है, तो बेसिकली जो प्लांट सेल होती है उसमें जो वैक्यूल होता है वो काफी लार्ज होता है। ठीक है, तो 90% ऑफ द वॉल्यूम इज ऑक्युपाइड बाय द, ठीक है, प्लांट्स में 90% जो वॉल्यूम होता है सेल का, वॉल्यूम ऑफ सेल इज ऑक्युपाइड बाय वैक्यूल। ठीक है, अब आपको जो मेन चीज याद रखनी है वैक्यूल में वो रखना है जो इसकी मेम्ब्रेन है। मैंने क्या बोला, वैक्यूल एक मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली है। ठीक है, जो इसकी वैक्यूल है उसको बोला जाता है टोनोप्लास्ट। ठीक है, तो इसके जो मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन ऑफ वैक्यूल इज कॉल्ड द टोनोप्लास्ट, उसका नाम क्या है, टोनोप्लास्ट है। ठीक है, अब यहाँ पे जो आपके पास वैक्यूल है वो क्या करता है, मटेरियल को स्टोर करता है। जितना भी आपके पास ऑर्गेनिक मटेरियल है प्लांट का, जितना भी एक्सक्रीटरी है, वेस्ट मटेरियल है, जितना भी प्लांट का सैप है, एक्सेस वाटर है, ठीक है, ये सारी चीजों को कौन स्टोर करता है, वैक्यूल स्टोर करता है। तो बेसिकली वैक्यूल किसका काम कर रहा है, स्टोरेज का काम कर रहा है, वेस्ट मटेरियल को स्टोर करने का काम करता है। ठीक है, और जो आपके पास वैक्यूल होता है वो एनिमल सेल में भी प्रेजेंट होता है। जैसे अमीबा की अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो अमीबा में क्या होता है, आपने देखा होगा अमीबा में जब आप स्ट्रक्चर देखते हैं तो उसमें क्या पढ़ते हैं, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल प्रेजेंट होते हैं जो उसके मूवमेंट में हेल्प करते हैं। ठीक है, वैसे अगर मैं अदर प्रोटिस्ट की बात करूं तो प्रोटिस्टा में बेसिकली अमीबा किसका एग्जांपल है, प्रोटिस्टा का ही एग्जांपल है। ठीक है, और इनमें क्या प्रेजेंट होता है, इनमें फूड वैक्यूल्स भी प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो मेनली इसमें आपको जो याद रखना है वो रखना है कि इसकी मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं, टोनोप्लास्ट बोलते हैं, और कैसा है, मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर। क्लियर है? यस और नो? यस मैम। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में आपके पास क्या क्या आएगा। ठीक है, और ये इनके क्या क्या फंक्शन होते हैं। ठीक है, इसके अलावा आपके पास माइटोकॉन्ड्रिया, आपको पता होना चाहिए उनके फंक्शन क्या होते हैं, उनको क्या बोला जाता है। ठीक है, जो आपके पास गोल्गी कॉम्प्लेक्स है उसको क्या बोला जाता है, पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल भी बोला जाता है। ठीक है, कॉमनली बोलते हैं पोस्ट ऑफिस। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। कल हम स्टडी करेंगे आपके पास एक्टोमेम्ब्रेन की। एक्टोमेम्ब्रेन में हम पढ़ेंगे डिफरेंट मॉडल। ठीक है, जिसमें हम मोस्ट एक्सेप्टेबल मॉडल को थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे, जिसमें आपके पास सिंगर और निकोलसन का मॉडल आता है जिसको हम फ्लूइड मोज़ेक मॉडल बोलते हैं। ठीक है, तो कल हम मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इसके अलावा आपको माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड के बारे में आई होप क्लियर होगा, अगर नहीं होगा तो मैं बता दूंगी। और मेरे को बता देना नेक्स्ट आप कौन सा टॉपिक करना चाहते हैं। यस मैम। हाँ जी, मैम जैसे ना डेली थोड़ा एक टॉपिक भी साथ में दे दो ताकि हम वो कर लें, और उसके जैसे क्वेश्चन दे दिए, मे बी 10 नहीं दे दिए या 10-15 दे दिए आपने। जैसे मैम इससे कर लेते हैं, जैसे सर्कुलेटरी सिस्टम, फिर क्या बोलते हैं, किडनी कर लिया, जैसे हार्ट का स्ट्रक्चर कर लिया, किडनी कर लिया, डाइजेस्टिव सिस्टम कर लिया, तो डेली एक टॉपिक दे दिया। ठीक है, ठीक है, ओके। मतलब वो तो घर के लिए दे दिया। हमारा तो ठीक है, रिवीजन के लिए आपको चाहिए। ठीक है,
ये मैम ओरिजिन ऑफ लाइफ वगैरह इसी से करवा दीजिए आप ना। क्या बोल रहे हो? समबडी सेइंग समथिंग। हाँ जी, बोलिए। बोलिए बोलिए। ठीक है, तो कल के लिए आपका जो टॉपिक रहेगा, हम स्टार्ट करते हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी से। ठीक है, कल के लिए जो टॉपिक है वो आप पढ़ के आएंगे डाइजेस्टिव सिस्टम। ओके मैम। ये टॉपिक मैम आप घर के लिए दे दीजिए कीजिए ना, और फिर टेस्ट ले लिया करिए, जैसे जैसे हम केमिस्ट्री में भी कर रहे हैं, सर दे देते हैं और हम कर लेते हैं उसको ना। ठीक है, ये आपके पास रहेगा। ठीक है, मैं आपको असाइनमेंट्स भेज दूंगी, इसके आपने सॉल्व करनी। ठीक है, ओके ओके मैम। थोड़ा रिवाइज करके करते हैं ना मैम, जैसे केमिस्ट्री में तो हम ऐसा करते हैं, थोड़ा रिवाइज करते हैं शाम को, वैसे करो स्टार्ट मैम, थोड़ा सा रिवाइज भी, और जैसे फिर जैसे हम दिन में रिवाइज कर लेंगे फिर शाम को टेस्ट आ जाएगा। मैम एक्चुअली मैम ने जैसे करवाए हैं वो रिसेंटली ना, इट्स माय ओपिनियन, तो साथ साथ जो फिर अगर क्वेरीज रहेंगी, क्योंकि ऐसे तो फिर मैम सिलेबस रिवीजन आई थिंक सो कि नहीं हो पाएगा। क्या बोलना चाहते हो आप? क्या चाहते क्या हो आप, ये बताओ, मेरे को समझ नहीं आ रही आपकी बात। देखो, आप क्या चाहते हो कि जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं उसी का रिवीजन करना है, या फिर आपको नया टॉपिक डेली चाहिए पढ़ने के लिए? मेरा तो ये ओपिनियन है कि केमिस्ट्री का जैसे हम करते हैं, डेली का कर भी लिया, फिर शाम को उसका रिवीजन भी हो गया, और हो जाएगा आई थिंक, अभी है इतना टाइम तो है, अगर सर सीरियसली जो टॉपिक सर पढ़ा रहे हैं उसी को देते हैं। नहीं हाँ मैम, जी, वो हाँ जी। करवा दी एक्चुअली ना, करवा वो करा दी है। ऐसे है ना मैम, जैसे ये आपने नहीं करवाए हैं तो ये हम रिवीजन ये साथ में आपको करा रहे हैं, तो ये तो साथ चल रहा है, मतलब इट्स माय ओपिनियन। और एक आपने जो आपने पढ़ाए हैं अभी रिसेंटली पढ़ाए हैं, तो फिजियोलॉजी या फिर ये करवा कर लेते हैं, तो वो भी हमारा साथ साथ में रिवीजन, बेसिक छोटा ही टॉपिक दे दिया, जैसे हार्ट का स्ट्रक्चर दे दिया है ना, तो उससे। बट अगर शी इज नॉट कंफर्टेबल। नहीं, रिवीजन का ही बोल रही हूँ ना मैं, रिवीजन स्टार्ट होएगा अब, जैसे मैम थोड़ा थोड़ा ओवरव्यू दे नहीं देंगे। मैम, वो फिर ना मैम ने पढ़ा दी है। उनको हाँ। कंप्लीट करवाने को प्लीज रिक्वेस्ट है, जो करवा रहे हैं करवाने दो। साइड वाइज टॉपिक चाह रहे हो जैसे हाँ, मैम, साइड वाइज टॉपिक करते हैं मैम। तो वो ठीक है, बट उनको जो करवा रहे हैं वो करवाने दो। साइड वाइज के लिए आपका टॉपिक रहेगा डाइजेस्टिव सिस्टम। आज उसको आप ओके। पढ़ लो, कल आपका टेस्ट होगा उसका। यस मैम।